हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आप सब लोग बहुत बढ़िया ही होंगे, है बढ़िया ही हो तुम, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अपन ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब अपने लेक्चर पे आते हैं अपन, है ना। तो अपन ने अपना सेल साइकिल वाला पिछले लेक्चर में अपने कंप्लीट करा था। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें मैंने बहुत सारी एडिशनल चीज़ें बताई थी। आपका सिर्फ एक ही काम है, इस लेक्चर को अगर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। हालांकि मैंने बताया तो है, एनसीईआरटी मैंने कवर करी है, फिर भी बच्चा अगर कुछ भी छूट जाता हो, कोई सा भी डाउट हो, पूछ लेना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन, जो अपन कल अपन ने बात करी थी पिछले लेक्चर में कि अपन अब जो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, अब डिवीजन। अब अपन स्टार्ट करते हैं, अब अपनी मेन कहानी स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले जो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब सेल साइकिल अपन पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन। एक्चुअली में अब अपन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। वैसे तो आपको ध्यान है, बुक में दे रखा है, आपको ध्यान है इस बात का, लेकिन फिर भी अब थोड़ा ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन अच्छे से समझना, ठीक है। रोना मत, पहले बता रही हूँ मैं, रोना लग जाते हो पहले, ठीक है। हाँ, तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करेंगे तो 3 तरीके के सेल डिविजन्स होते हैं, है ना। नॉर्मली जब अपन देखते हैं तो अपन को 3 तरीके के सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला होता है उसका क्या नाम है, आपको अच्छे से पता है, माइटोसिस, ठीक है बच्चा। सेकंड कौन सा होता है, माइटोसिस, है ना। और तीसरा कौन सा होता है, मियोसिस, ठीक है। तो ये 3 तरीके के अपन को सेल डिवीजन देखने हैं और इनके बारे में अपन को स्टडी करनी है। अपने जितना लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, उसकी बात नहीं है, लेकिन ये 3 अपन को मेन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन कंप्लीट करेंगे माइटोसिस, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं, 15-20 मिनट का है। फिर अपन माइटोसिस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अपना लेंदी है थोड़ा सा, बट तुम हिम्मत रखना, है ना। तो अब पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ध्यान से सुनना। माइटोसिस ऐसा डिवीजन होता है जिसे 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 डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। ये बात आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा गौर करें बच्चे, गौर करें, ठीक है। माइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन अब क्यों कहते हैं, इसका रीज़न मैं अभी आपको समझाऊंगी, तब बताऊंगी, ठीक है। माइटोसिस को बच्चा इनडायरेक्ट डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब इक्वेशनल क्यों कहते हैं, ये तो बात आपको ध्यान है कि मैम ये डिवीजन इसलिए इक्वेशन होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में जाते हैं, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम, हमें आता है तो, है ना। अब इसे इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, यही क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत आ रखा है ये क्वेश्चन कि इनडायरेक्ट डिवीजन जो होता है वो किस डिवीजन, सेल डिवीजन को कहते हैं। तो ध्यान रखना, माइटोसिस को कहते हैं। और मियोसिस के लिए बेचारा एक ही शब्द है और वो है बच्चा रिडक्शनल डिवीजन। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि मैम इसे रिडक्शनल क्यों कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं जब ये डॉटर सेल बनाता है, तो ठीक है। तो अब अपन को अभी जो करना है इसमें ना, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे माइटोसिस देन माइटोसिस। तो ये दोनों अपन को इस लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। ये इस वाला लेक्चर क्योंकि बच्चे ये वाले दोनों बहुत लेंदी हो जाएगा। ये वाला लेक्चर जो करेंगे अपन अगले लेक्चर में देखेंगे मियोसिस का, जब मैं आपको और थोड़ा चर्चा करेंगे इस बारे में। तो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, इसका अपन रीज़न देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता चुकी हूँ, डिवीजन कोई सा ही हो, प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर अमाइटोसिस हो रहा है तो उसमें भी जीवन इंटरफेस मैं आपको पहले बता चुकी थी कि मैं बार बार नहीं बोलूँगी, उसको एक बात सुन लो कि जब डिवीजन आएगा तब इंटरफेस अपन पढ़ेंगे। तो इंटरफेस मैंने आपको पढ़ा दिया, अपन ने पढ़ लिया, तो इंटरफेस जो अपन ने पढ़ लिया से उसको वहीं तक ही छोड़ देना। अब मैं बार बार नहीं बताऊँगी, तीनों के ही के अंदर ही इंटरफेस आएगी। तो इंटरफेस में जो जो घटनाएँ हो रही थी वो अपन ने पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जब इसकी सेल डिवाइड करेगी, सेल साइकिल, जब मान लो कोई सेल है वो अमाइटोसिस करना चाह रही है, ठीक है ना। तो अमाइटोसिस अगर वो करना चाह रही है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो इंटरफेस भी करेगी। अगर वो इंटरफेस करेगी तो इंटरफेस अपन ने देख लिया, वो जीवन एस और G2 में जाएगी, ये अपन कर चुके। अब वो एंटर करेगी एम फेज में, और एम फेज एक्चुअली डिवीजन फेज होती है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, 10 नहीं 100 बार बता चुकी हूँ, इस बात को ध्यान रख लेना। तो अब अपन जो पढ़ेंगे वो डिवीजन फेज एम फेज ही पढ़ेंगे, मैं लिखूंगी नहीं, बट ये बात ध्यान रख लो, तुम्हारी बुद्धि देख लेना। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करें अमाइटोसिस। तो मैं अब किसके लिए बता रही हूँ, सिर्फ अमाइटोसिस के लिए ही बता रही हूँ अभी। तो मैं यहाँ लाइन खींच देती हूँ, फिर तुम मर रहे। तो मैं किसके लिए बता रही हूँ, सिर्फ अमाइटोसिस के लिए, ठीक है। फिर डायग्राम वगैरह बनाऊंगी। अब सुनो, अमाइटोसिस में सबसे पहले जब ये एम फेज में एंटर करेगी तो इसमें भी सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। बता चुकी, बता डिवीजन कोई सा भी हो, सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब आपको ध्यान है अच्छे से, न्यूक्लियस डिवीजन। बच्चा ये टॉपिक में आपको याद क्या रखना है, उस पर ध्यान देना, है ना। अच्छा, इसके बाद कौन सा डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस। खैर इसका अपन डायग्राम देखेंगे,
ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब जानते हो, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, क्या करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म यानी एक्चुअली में डिवाइड हो जाएगी सेल इस डिवीजन में। अब सुनो सुनो सुनो, अब मैंने जगह की छोड़ी क्योंकि कुछ पॉइंट्स भी लिखवाने होंगे। कैरियोकाइनेसिस में जब कोई सेल अगर अमाइटोसिस सेल डिवीजन कर रही है तो कैरियोकाइनेसिस तो होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ 2-3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर कोई भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। अमाइटोसिस सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पहला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है कि अगर कोई सेल अमाइटोसिस सेल डिवीजन कर रही है तो कैरियोकाइनेसिस तो होगा। भाई देखो, सेल प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक कोई सी भी सेल हो और डिवीजन कोई सा ही हो, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस ही होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन ही होता है। लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन भी अलग अलग तरीके से होता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पाया जाता है इनमें, इसमें बहुत ही कम डेवलप पाया जाता है। अब सुनो, तो इसमें मैं बोल रही हूँ कि इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होगा लेकिन विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चा, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान अगर बड़ा हो तो बच्चा देखो, मैं अभी बताऊंगी वैसे तो इस बात को सुनो। माइटोसिस और जब मियोसिस अपन पढ़ते हैं तो माइटोसिस और मियोसिस में जब अपन स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम के साथ अटैच करवाते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अटैच है। ऑब्वियसली बात है, जब स्पिंडल फाइबर ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है, यहाँ पर न्यूक्लियस बस क्या होता है, देखो ये मान लो ये न्यूक्लियस है ना, कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को तोड़ देता है। तो बाय कंस्ट्रिक्शंस सेल और न्यूक्लियस डिवाइड कर जाती है। तो यहाँ पर कोई भी, एक और लिख रही हूँ, कोई भी इस लाइन को ऐसे नहीं लिखेंगे, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है बच्चा वो रहती है रिमेन अटैच ही रहेगी लेकिन माइटोसिस मियोसिस में डिसअपियर हो जाती है। खैर अपन अभी देखेंगे माइटोसिस के अंदर, ठीक है, रिमेन अटैच्ड ही रहती है, ठीक है बच्चा। और तीसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है ना, कि न्यूक्लियस डिवाइड कैसे करता है, सिंपली बाय कंस्ट्रिक्शन। अभी डायग्राम बनाती हूँ, रुको, बाय कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और साइटोकाइनेसिस में नॉर्मली बाय कंस्ट्रिक्शन, बस। तो बोले मैम इसे बच्चा क्या, अरे बच्चा इसके एग्जाम्पल, अब पहले मैं डायग्राम बना दूँ फिर तुम बोलोगे मैम ऐसा, बिना डायग्राम के तुम्हारे समझ में आनी है नहीं। चलो डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये एक सेल है, ठीक है ना, और ये न्यूक्लियस है, ये माइटोसिस करना चाह रही है, ठीक है, अपलोड हो सकते डिप्लोड हो सकते, समझो बात को, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है सेल का साइज इंक्रीज होगा तो कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो पहले न्यूक्लियस अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करके खींच के तोड़ देगी, ठीक है, एक रबड़ की तरह। तो यहाँ पर आपको एक सेल के अंदर 2 सेल दिखेंगे, समझ में आ गया। क्या मैं इसको डाई कैरियोन स्टेज बोल सकती हूँ? आई कुछ याद आ रहा है मैम, याद आ रहा है। क्या अपन इसको डाई कैरियोन स्टेज बोल सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल बोल सकते हैं। कहाँ देखने को मिलती है डाई कैरियोन स्टेज? फंजाई में। लाइन याद आ रही है तुम्हारी बुद्धि को मैं ना ये जो लाइनें बोलती हूँ तुम्हारी बुद्धि ना देख लिया करो एक बार कि हाँ मैम कहीं पढ़ा था अपन ने, फिर बोलते हो, ठीक है। और फिर आगे जाके साइटोकाइनेसिस हो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस होगा तो अपने पास 2 डॉटर सेल अपन को नॉर्मली मिल जाएगी। नहीं, एक बार डायग्राम बना देती हूँ फिर बोलोगे। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब सेल भी डिवाइड होगी, यानी सेल भी कंस्ट्रिक्ट करेगी और उसके बाद अपने पास 2 सेल देखने को मिलेगी, 2 डॉटर सेल अपन को देखने को मिलेगी। तो बाय कंस्ट्रिक्शन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस अगर, तो सिंपली ऐसा होता है। तो ये होता है अपने अमाइटोसिस। ये थी बस अपने पास अमाइटोसिस के लिए काम की बात। अब सुनो, अब काम की बात क्या है वो सुनो, इसके एग्जाम्पल्स। अब देखो बच्चा, एग्जाम्पल ही है जिसकी राम धाम है अपने इस अमाइटोसिस में। देखो बच्चा, सबसे पहली बात इसके एग्जाम्पल, सबसे पहली बात क्या, सबसे आखिरी बात ही हो गई है वैसे तो। इसके एग्जाम्पल नॉर्मली आपने बस इतना पढ़ा होगा कि ये बैक्टीरिया में होता है, लेकिन अब इसके आगे बढ़ जाते हैं अपन थोड़ा सा। सम बैक्टीरिया में होगा, सुनते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है आपको। हाँ मैम ठीक है, इसके आगे बताओ। अब अगर एनिमल सेल में देखने को मिलेगा तो एनिमल सेल में आपको मेनली एक तो कार्टिलेज की जो सेल्स होती है एनिमल सेल में, यूकैरियोट्स में कार्टिलेज की जो सेल्स होती है उनमें आपको ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा बुद्धि में फिट कर लेना कि कार्टिलेज में, ये कार्टिलेज की जो सेल्स होती है अपने अंदर, उसमें कौन सा डिवीजन होता है, अमाइटोसिस डिवीजन होता है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, कहीं पढ़ रखा है एम्ब्रियोनिक सेल्स, ज़रा मुझे बताइए
जब अपन एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वैसे तो आपको ध्यान होना चाहिए चीज़, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर याद है 4 तरीके की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती है ना। एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे एमनियन, कोरियन, है ना, ऐसी सेल्स मेम्ब्रेन बनती, ध्यान है। तो उन मेम्ब्रेन के अंदर भी जो डिवीजन होता है वो अमाइटोसिस होता है, ठीक है। चलो, इसके साथ साथ और कहाँ होता है, इसके साथ साथ अपने डिजीज़ की जो सेल्स होती है, मान लो अपने अंदर कोई डिजीज़ हो गई, सेल डिवाइड कर रहा है, तो वो अमाइटोसिस करेगा। तो एक तो डिजीज़ सेल हो गई, है ना, कोई इन्फेक्शन हो गया, डिजीज़ सेल हो गई, और ओल्ड सेल हो गई, है ना, पुरानी सेल हो गई, इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ये तो है अपने एनिमल, ये चारों किसके अंदर है, एनिमल सेल में, है ना। नॉर्मली प्लांट में भी देखने को मिल सकता है, डिजीज़ में और ओल्ड सेल में, लेकिन ये दोनों किस में, अपने एनिमल यूकैरियोट्स में, हाईली डेवलप यूकैरियोट्स में। प्लांट सेल में कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है एंडोस्पर्म सेल। एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती है, याद है 3 तरीके के एंडोस्पर्म बनते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर हेलोबियल एंडोस्पर्म। अगर ध्यान हो तो, नहीं ध्यान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको लिख देती हूँ। एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती है बच्चा, उसमें भी अमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान है, बस इतना ध्यान रखना है आपको अमाइटोसिस के लिए। तो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स, तो अमाइटोसिस अकर्स इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट्स। इतना और ध्यान रखो, लो ये और बन गया क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन माइटोसिस और जो मियोसिस होता है ना बच्चा, ये आपके ओनली यूकैरियोट्स में होते हैं, जो हाईली डेवलप यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए बहुत तामझाम चाहिए, खैर अपन आगे देखेंगे। तो अमाइटोसिस में क्या क्या होता है, बात मैंने बता दिया। बिना स्पिंडल फाइबर के न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसी कैसी रहती है, ये ऐसा होता है कंस्ट्रक्ट करके दूर हो जाती है। सेम सेल डिवीजन भी ऐसे ही होगा, और इन सेल्स में आपको जिसमें आपको ये पॉइंट्स ध्यान, ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार देख लो, फिर अपन अपना मेन टॉपिक माइटोसिस स्टार्ट करते हैं। तो अपना मेन माइटोसिस वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लो। नोट तो क्या करो, तुम देख लो, तुम नोट तो पता नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे, करते तो होंगे वैसे, तेरा तो मुझे भरोसा है तुम्हारे पे। हो गया, चलो अपन आगे स्टार्ट करें। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। वही है अपना मेन टॉपिक जो अपन को इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। थोड़ा ध्यान से समझना ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, चलो स्टार्ट करते हैं। हटा दो इसको भी, मिटा रही हूँ मैं, है ना, अब इसको मिटा रही हूँ मैं। अब मेन टॉपिक, क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए, खाली जगह चाहिए बिल्कुल, ठीक है। चलो स्टार्ट करें माइटोसिस सेल डिवीजन, है ना। तो अपना मेन जो टॉपिक है वो जो मेन है सेकंड। अब मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी, तो आप समझ जाओ कि मैं माइटोसिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन, सबसे पहले तो इसको, अच्छा हाँ, उसको डायरेक्ट क्यों बोला समझ गए ना, उसमें कुछ इतना तामझाम नहीं, डायरेक्ट सेल कंस्ट्रक्ट होकर डिवाइड हो गई, इसलिए उसको डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को। माइटोसिस को इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न बताती हूँ। पहली बात तो मैं लिख दूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डिवीजन। इनडायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं, इसके साथ साथ इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और माइटोसिस अब क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगी, इसका रीज़न है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। हाँ तो बच्चा देखो, माइटोस का क्या मतलब होता है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। और ओसिस का मतलब होता है स्ट्रेट, ऐसा लिखा गया है, तो आप इसको ध्यान रखना। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, यानी ये ऐसी फेस आएगी जिसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड फेज आपको देखने को मिले। खैर अपन इसकी बात करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे इसके बारे में। और इसीलिए अमाइटोसिस को अमाइटोसिस बोलते हैं। मतलब एब्सेंट, तभी तो मैंने आपको बोला कि स्पिंडल फाइबर नहीं है तो इसका मतलब थ्रेड नहीं है, तो बात वहीं आ गई घूम फिर के। तुम ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, समझ गए ना बात को। तो इसीलिए इसको माइटोसिस से बोलते हैं, क्योंकि इसमें थ्रेड स्टेट, अब थ्रेड मतलब वही बात है बच्चों, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, वही स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है। और उसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको अमाइटोसिस बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा अब अपना मेन टॉपिक बात है। तो अब मुझे मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ, उस पर थोड़ा गौर करना बचाना, थोड़ा समझने की कोशिश करना जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। देखो, डिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, उस पर आप थोड़ा गौर करेंगे। इक्वेशनल क्यों बोला, मान लो अपने पास एक सेल है, मान लो यहाँ बना देती हूँ ना, ये एक सेल है ना, और वो डिप्लॉयड है। कैसी है वो, डिप्लॉयड सेल है, ठीक है।
अब डिप्लॉयड सेल अगर माइटोसिस करेगी तो एंड रिजल्ट में आपको 2 डॉटर सेल मिलेगी और वो भी 2n होंगी नहीं होंगी? हाँ मैम होंगी। अब मैम आप बोलोगे मैम इसमें नया क्या है? ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें आती है। अरे बच्चा आती है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताना चाह रही हूँ। मुझे पता तुम वैसे बहुत होशियार हो। अब मेरी बात सुनो, मेरे को बताना क्या है? मेरे को ये बताना है, अगर ध्यान हो तो अपन ने सेल साइकिल पढ़ी थी, तो सेल साइकिल में इतना सा टर्म अपन ने पढ़ा था एम फेज, तो अपन एम फेज वाला पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो सेल है वो यहाँ से यहाँ तक पूरी चल चुकी है, यानी इतना रास्ता पार करके आ चुकी है। अब जब इतना रास्ता पार करके आ चुकी है तो याद होगा जब मैंने G2 के अंदर से एक सेल को निकाला था तो याद है उसमें मैंने 2n और 4c लिखा था। तो 2n का मतलब था कि डिप्लॉयड सेल है और डीएनए कंटेंट उसका डबल हो चुका है। तो डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, इसका मतलब 4c बनाया था। अब जब दोबारा नहीं समझाने वाली, मैंने इसको पिछले लेक्चर में पूरा क्लियर करा था, ध्यान रखना। नहीं समझाया तो एक बार वापस देख लेना, ठीक है। तो डिप्लॉयड बनाया था और अपने 4c निकाला था, और मैंने यही बोला था कि यही सेल फिर अब एंटर करेगी कैरियोकाइनेसिस के लिए, बस वही तो करनी है। तो अब डिवीजन के लिए जो सेल गई है तो वो डिप्लॉयड तो है, लेकिन वो 4c भी तो है या नहीं है? लेकिन अभी ये अनइक्वल है, क्यों? क्योंकि अभी डिवाइड नहीं हुई है। जब डिवाइड हो जाएगी, जब ये डिवीजन कर लेगी, तो ये हर एक तो क्रोमोसोम नंबर तो वह रहेगा, तो हर एक के पास 2c और 2c आ जाएगा। तो यही तो मैं बात कर रही थी कि याद होगा कि एंड ऑफ द रिजल्ट आपके पास एक इक्वल प्रोपोगेशन मिलेगा, कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसी का ही डबल कर दो, यानी उसी का ही नंबर बेस पे आपको डीएनए कंटेंट भी मिलेगा एंड ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ तक मेरे पास सेल डिवाइड हो चुकी है। अरे बच्चा ये मैंने, अरे समझो, यहाँ सेल, ये जो सेल थी ये एंटर करी थी एम फेज में, कर गई एंटर। ये है आफ्टर इंटरफेस, लिख दूँ क्या मैं इसको लिख दूँ आफ्टर इंटरफेस, सेल आफ्टर इंटरफेस। क्या मैं इसको लिख दूँ? सेल आफ्टर इंटरफेस। अब तो ठीक है, यानी इंटरफेस होने के बाद आपको कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिला, जब सेल अब आगे जाके अब एंटर करेगी किसमें? एम फेज में। अब एम फेज अपन किसका पढ़ रहे हैं? माइटोसिस का। तो अब ऑब्वियस बात है डिवाइड करेगी सेल, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो मुझे तो मतलब है पूरे डिवीजन से एंड ऑफ द रिजल्ट माइटोसिस मुझे 2 सेल्स मिलेगी, तो 2 सेल में डिप्लॉयड रहेगी, माइटोसिस तो डिप्लॉयड, और उसमें जो डीएनए कंटेंट होगा वो उसका हाफ हो जाएगा, यानी आपको 2n+2, यहाँ हर एक सेल के अंदर 2n और 2c 2n 2c मिलेगा। समझ में आया? तो अगर आपको कभी ऐसा आ जाए कि ऐसी सिचुएशन कहाँ देखने को मिलती है, तो सेल साइकिल के अंदर ही देखने को मिलेगी, एंड ऑफ इंटरफेज तक, G2 के एंड तक आपको ऐसी सेल देखने को मिलेगी, और यही फेज फिर एंटर करती है एम फेज के अंदर। अब मैं इसके आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये मुझे आपको समझाना था। अब ये आगे जाके अब तो क्लियर है, अब तो कोई शंका नहीं है ना। तो इसका मतलब अपनी हर एक सेल में जो डिवाइड करके आ चुकी है तो उसमें 2n और 2c ही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बट ये जो सिस्टम बनाया था तुम्हारे दिमाग में भेजे में बहुत चीज़ आ रही, तो बच्चा वो सेल साइकिल का पार्ट था, मुझे बताना था, क्योंकि होता है तो होता है, अब क्या कर सकते हैं अब इसका। लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट आपको सेम प्रोपोगेशन मिलेगा, ठीक है। कि नंबर ऑफ, मैंने बोला था ना कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, डीएनए कंटेंट कितना है, तो n में c, 2n में 2c, 3n में 3c, एंड ऑफ द रिजल्ट आपको इतना ही ऐसा ही मिलेगा। तो देखो एंड ऑफ द रिजल्ट ऐसा ही तो मिल रहा है आपको। अब ये कैसे हुआ, इसके चर्चा करेंगे। अभी मैं पूरा बताऊंगी ये आया कैसे, कि 2n 2c कैसे हुआ, चिंता मत करो, अभी सब बात करेंगे। बट मुझे आपको एंड ऑफ द रिजल्ट ये चीज़ बतानी, क्लियर हो गया? अभी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एंड ऑफ द रिजल्ट आपको जो आपको क्रोमोसोम मिलेगा तो इस तरह की मिलेगा। अब मैं आपको इसको मिटा रहे हैं, अब अपन एक्चुअल स्टार्ट करेंगे अपना स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। चलो हटा देते हैं अब इसको। अब अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना कैरियोकाइनेसिस। क्या स्टार्ट करेंगे? कैरियोकाइनेसिस। तो समझ गए ना, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस आएगा, ठीक है ना। तो रेडी है, इंटरफेस रेडी है, इंटरफेस सभी में सेम होगा, मैं बता चुकी हूँ। G1 हो चुका है, S हो चुका है, G2 हो चुका है, इंटरफेस करके आ चुकी है, वो तैयारी करके आ चुकी है अच्छे से। अब वो अपने आप को डिवाइड करने के लिए रेडी है। तो डिवाइड करेगी तो एम फेज में एंटर करेगी, एम फेज में एंटर करती है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो अपन सबसे पहले कैरियो, और यही बड़ी है। बाकी साइटोकाइनेसिस में इतना तामझाम नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। हाँ, अब पहले डायग्राम, अब इसमें थोड़ा डायग्राम का ही है तो अब समझो, है ना, मैं वैसे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ये अपने पास एक सेल है, अब मैं वो सेल बना रही हूँ, सेल आफ्टर इंटरफेस। मैं लिख देती हूँ सेल आफ्टर यानी अभी एंटर करने वाली है, जो इंटरफेस के बाद और एम फेज से पहले जो सेल है वो बता रही हूँ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये अपने पास न्यूक्लियस ऐसा ही होता है, मैंने गायब नहीं करी है भाई, ये न्यूक्लियस वैसा है, वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। ये अपने पास सेंट्रियोल है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है, ठीक है। सेंट्रियोल भी डिवाइड कर चुका है। तो ये है सेल आफ्टर इंटरफेस, और अपने पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये अपने पास सेल आफ्टर इंटरफेस है। अब बताओ मुझे इसका प्लोइडी कैसी है, 2n है, और इसमें कैसा रहेगा, डीएनए कंटेंट सब में 4c है, ठीक है। अभी को डिवाइड नहीं करा। अब ये एंटर कर गई है, एंटर इन एम फेज या कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आएगी तो याद होगा कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 फेज होती है। मैं यहाँ लिख दूँ, फर्स्ट होती है प्रोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट सब फेज में एंटर करेगी जिसका नाम है प्रोफेज, ठीक है। अब प्रोफेज में क्या होगा, अब प्रोफेज के अंदर अपन 2 पढ़ेंगे, प्रोफेज फर्स्ट यानी अर्लियर प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। बच्चा ये वाला थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है ना। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा छोटा ही बना लेती हूँ, छोटा नहीं बना रही, मतलब दिखना चाहिए आपको, मतलब भेजे में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट, बच्चों को कुछ आता हो या नहीं आता हो, ये लाइन जरूर आती होगी जो मैं भी बोलूँगी, ठीक है। तो पहले मैं लिख देती हूँ, है ना, यहाँ पर एक लाइन लिख दूँ। ये किसके लिए है, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज है ये, ठीक है। हाँ अर्ली प्रोफेज का बना रही हूँ मैं, और ये एक सेंट्रियोल और ये दूसरा सेंट्रियोल, और ये कुछ ये अपने पास क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखने को मिला, तो अर्लियर प्रोफेज में आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने को मिले, चलो देखते हैं। सबसे पहला, क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, यस मैम थी, गायब कहाँ होने लगी, अर्लियर प्रोफेज में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और 1 मिनट मैं ऐसा नहीं लिख के ऐसे लिख देती हूँ, मेम्ब्रेन ऑफ। अब सुनो, क्योंकि बच्चा याद होगा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियस का ही होता है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि इसके साथ साथ ऑर्गेनली भी आगे जाके डिवाइड होती है। तो उन ऑर्गेनल से गोल्जी का हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो इनकी भी मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। तो मेम्ब्रेन ऑफ जीबी, ईआर और न्यूक्लियस क्या होने लग जाएगा, डिसअपियर होने लग जाएंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यानी गायब होने लगेंगी। इसके साथ साथ क्या होगा, सेंट्रियोल यहाँ था अपने पास, और सेंट्रियोल अब कहाँ जाएंगे, पोल पे चले जाएंगे, पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। सेंट्रियोल गोज इन पोल्स, पोल्स पे चले जाएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। सेंट्रियोल पर चले जाएंगे, पोल्स पे चले जाएंगे। यहाँ पर कोई स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता, अर्लियर प्रोफेज में नहीं होता, अर्लियर प्रोफेज में कोई स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। बच्चों ध्यान से सुन लेना इस बात को। और एक और पॉइंट बता देती हूँ कि यहाँ पर तो अभी नॉर्मली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, लेकिन अर्लियर प्रोफेज में ये जो थ्रेड है, क्रोमेनिमेटा जिसको अपन बोलते हैं, वही आगे जाके क्रोमोसोम का शेप लेने लगेंगे, यानी जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। अब कंडेंस आपको पता है ना बच्चा कि इंटरफेस तक तो आपको कुछ देखने को मिलता ही नहीं है, आपको सिर्फ एक धागा दिखेगा। तो ये थ्रेड जो होगा अब धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम में शेप बनने लगेगा, तो ये कंडेंस होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी अर्लियर प्रोफेज में, ठीक है। अभी प्रोफेज खत्म नहीं हुआ है, एंड द एंड ऑफ प्रोफेज यानी लेट प्रोफेज, ठीक है। ये था अर्लियर, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ लेट प्रोफेज। यहाँ ऐसा नहीं लिखूँगी, यहाँ लिखूँगी मैं एंडिंग ऑफ प्रोफेज, एंडिंग ऑफ प्रोफेज, ठीक है, एंडिंग ऑफ प्रोफेज, ठीक है। तो कुछ आपको अब देखो, अब थोड़ा नक्शा बदल जाएगा, देख लो, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। एंडिंग ऑफ प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से निकल चुकी होंगी, यानी लेट प्रोफेज। क्या मैं इसको लेट प्रोफेज बोल सकती हूँ? हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो क्या देखने को मिलेगा आपको। अच्छा हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, क्या मैं इसको डबल कर दूँ? ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था क्रोमोसोम डबल नहीं करता है, अपने आप को स्प्लिट करता है बीच में से। तो क्या मैं इसको डबल कर दूँ देखने के लिए? हाँ मैम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी, तो दिखने में क्रोमोसोम लगेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाकी जो मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर, मेम्ब्रेन्स जो होंगी वो टोटली डिसअपियर हो जाएगी, पहली बात तो ये, ठीक है। इसके साथ साथ सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा। देखो मैं बताऊँ आपको, 1 मिनट है ना, मैं बना दूँ, ठीक है। और
एक मिनट बच्चों, बस ये बना दो, हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। तो अब ये कुछ इस तरीके के जुड़ेगा, समझ जाओ, मतलब ये इस तरीके के, वैसे तो ये इस तरीके के नहीं जुड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इसको ऐसे ना बना के, समझ गए ना बात को, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है। अरे डायग्राम पे मत जाना, तुम तो मेरी भावनाओं को समझो कि अपन को क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो अपने पास जो क्रोमोसोम थे, है ना, जो अपने पास क्रोमोसोम थे वो इससे अटैच हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा कौन, क्रोमोसोम। फिमली अटैच होगा, फिमली मतलब बिल्कुल ढीले ढक्कन जैसा। टाइटली अटैच नहीं होगा, टाइटली अटैच होगा मेटाफेज में, ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलता है। अभी तो आपको बहुत सारी बातें बतानी है, बच्चा ध्यान से सुनेंगे सभी, ठीक है। अब सुनो, इसके साथ साथ लेट प्रोफेज में अब क्या होता है नया। अब ये तो कुछ नया है ही नहीं, बोलो मैम इसमें नया क्या है। अब सुनो बच्चा, जब अर्लियर प्रोफेज से लेट प्रोफेज जाता है, ठीक है, तो बच्चा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके के फाइबर्स निकालता है, यानी सेंट्रियोल दो तरीके के फाइबर्स निकालता है, एक तो शॉर्ट फाइबर्स और एक लॉन्ग फाइबर्स। एनिमल सेल में सेंट्रियोल दो तरीके के फाइबर्स का निर्माण करता है, एक तो शॉर्ट फाइबर्स और एक लॉन्ग फाइबर, होते वो स्पिंडल फाइबर ही है। लॉन्ग फाइबर्स ही क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं और शॉर्ट फाइबर्स ऐसे एरे की तरह निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो इन फाइबर्स को, जो शॉर्ट और लॉन्ग जो मैं बता रही हूँ, इनको अपन बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इनको अपन बोलते हैं एस्टर, ध्यान रखना। और एनिमल सेल में आपको एक लॉन्ग और एक शॉर्ट एस्टर देखने को मिलेगा। बच्चा ये कुछ नहीं है, एस्टर शब्द सिर्फ और सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एनिमल सेल में आपको दो तरीके के फाइबर्स दिखेंगे, एक शॉर्ट फाइबर्स और एक लॉन्ग फाइबर्स। एनिमल सेल की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना इस बात को। तो एनिमल सेल में है ना, ये देखने को मिलता है। इसीलिए एनिमल सेल को एम्फी एस्टर डिवीजन कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे सबके सब, एम्फी एस्टर डिवीजन कहते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग, अब बताते हो बच्चा, सुनो। तो पहले बात तो एस्टर समझ में आया। जब लेट प्रोफेज में देखो, अर्लियर प्रोफेज में सिर्फ सेंट्रियोल पोल पर गया था, लेट प्रोफेज में सेंट्रियोल पोल के तरफ आ भी चुका है और उसने स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन कर लिया है। तो दो तरीके के स्पिंडल फाइबर बनेंगे या एस्टर्स बनेंगे, दो तरीके के स्पिंडल फाइबर, एक तो लॉन्ग फाइबर्स और एक शॉर्ट। इन दोनों को मिलाकर अपन एस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इन दोनों को अपन एस्टर कहेंगे। लॉन्ग वाले ही काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, ध्यान रखना। और क्योंकि बच्चा ऑब्वियसली बात है, समझ जाओ ना, लॉन्ग वाले की जुड़ेंगे क्योंकि उसको फैलना है, तो ऑब्वियसली बात है वही जुड़ेंगे। छोटे वाले तो छोटे रह गए, तो फिर वो जुड़ेंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो काइनेटोकोर से जुड़ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने बोला कि एनिमल सेल के अंदर दो तरीके के फाइबर्स है, किसी किसी में एक भी लगते हैं बच्चा, ठीक है। एनिमल सेल की बात करिए और अपन लोग एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में दो तरीके के फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, एक तो लॉन्ग एस्टर और एक शॉर्ट एस्टर। इसीलिए एम्फी का मतलब मैंने बताया था बोथ, है ना। तो एनिमल सेल के अंदर डिवीजन, उसको एम्फी एस्टर डिवीजन कहते हैं। अब प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल ही नहीं होता, तो जब सेंट्रियोल ही नहीं होगा तो ये एस्टर कहाँ से बनेंगे, सोच के देखो, बुद्धि लगाओ। मैंने बात करी थी, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल ही नहीं होता, तो फिर इसमें एस्टर कहाँ से बन गए, नहीं बनने वाले, क्योंकि बिना सेंट्रियोल के तो एस्टर बनने से रहे। तो इसलिए उसको ए एस्टर डिवीजन कहते हैं। प्लांट सेल में अ एस्टर डिवीजन होता है। क्यों होता है, इसका रीजन मैं बता चुकी हूँ। जब सेंट्रियोल ही नहीं है तो फाइबर्स ही नहीं बनेंगे, तो फाइबर्स को ही अपन एस्टर कहते हैं एक मेडिकल लैंग्वेज में। समझ में आया। तो क्या मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकती हूँ, इसके साथ साथ यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन होता है, एस्टर फॉर्म होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यही एस्टर आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और यही आगे जाके जुड़ते हैं। तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है प्रोफेज में। अर्लियर प्रोफेज, लेट प्रोफेज में क्या डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया। अर्लियर प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाकी की जैसे गोल्जी का और इंडब्लज, इसका थोड़ा ध्यान रखना, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लगती है, कंप्लीटली नहीं होती, होने लग जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ सेंट्रियोल पोल्स पे चले जाते हैं और अपने पास जो क्रोमोसोम होते हैं कंडेंस होने लग जाते हैं अच्छे से, ठीक है। और
अब उसके बाद क्या होगा, अब ये एंडिंग ऑफ प्रोफेज की तरफ जाते हैं। जब एंड होता है तो उसको हम लेट प्रोफेज बोलते हैं। तो लेट प्रोफेज की तरफ क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होंगी वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगी। इससे पहले अपन ऐसा बोल देते हैं कि प्रोफेज में कंप्लीट डिसअपेयर हो जाती है। हाँ हो जाती है, मानते हैं बच्चा, वो कुछ इस तरीके का होता है। उसके साथ साथ सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है जिसमें 2 तरीके के फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, एक लॉन्ग फाइबर्स और एक शॉर्ट फाइबर। लॉन्ग फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन फिमली मतलब बिल्कुल ढंग से अटैच नहीं होते। बच्चा अटैच तो हो जाते हैं, ढंग से अटैच किस में होता है, सिर्फ मेटाफेज के अंदर ही होता है, मैं भी बताऊंगी वाला। ठीक है, और ये एस्टर फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। मैंने एक काम की बात बताई कि एनिमल सेल के अंदर एम्फी एस्टर डिवीजन होता है क्योंकि सेंट्रियोल 2 तरीके के फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल मैं बताऊंगी एट द एंड ऑफ माइटोसिस, कुछ टर्म्स बताऊंगी मैं आपको, है ना, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, तो अपन उसकी बात करेंगे, तो चिंता नहीं करना। इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रही। माइटोसिस का एंड होते ही मैं आपको कुछ 5-6 टर्म्स बतानी है जो आता है आपके, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आपको, तो आई होप आपको समझ में आया। ये प्रोफेज वाला समझ में आ गया। अब इस क्या करेंगे, अब अपन अब स्टार्ट करेंगे मेटाफेज। तो मेटाफेज के लिए ये वाला स्टार्टिंग हो जाएगा। अरे भाई समझ गए ना बात को, जो एंड हो रहा है अब कहाँ जाएगा, अब क्या एंटर करेगा। अब प्रोफेज खत्म हो गई, प्रोफेज में क्या हुआ, दो मैंने आपको बता दिया। प्रोफेज के बाद अब कौन आएगा, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज आएगा। अब कौन आएगा, मेटाफेज आएगा, है ना। तो चलो मेटाफेज देखिए फटाफट। अब देखो इसको एक बार, हटा दें। चलो अब इसको हटाते हैं, हटा दो इसको। अब कौन सा आएगा, अब आएगा अपना मेटाफेज। ठीक है, अब मैं ऐसे बना देती हूँ, तुम समझ जाना ना, क्योंकि एंड ऑफ प्रोफेज इज स्टार्टिंग फॉर किसके लिए, मेटाफेज के लिए स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंड था किसका, प्रोफेज का। तो अब यही सेल अब कहाँ जाएगी, अब मेटाफेज में जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मेटाफेज में क्या होता है, पहले एक काम करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ। मेटाफेज में कोई अर्ली लेट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, इसके लिए तामझाम नहीं है। ठीक है, तो तुम घबराओ मत, इसमें होगा नहीं, इसमें नहीं, जिसके लिए होगा मैं आपको अपना बता दूँगी। चलो तो पहले मैं एक काम करती हूँ, बता देती हूँ, 1 मिनट। अच्छा हाँ, ये जो छोटी छोटी रे ये निकलती है ना, इसको अपन एस्टर रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो तुम कंफ्यूज मत होना। ये छोटी छोटी जो ये अरे शॉर्ट फाइबर जो निकले हुए रहते हैं ना, ऐसा लगता है रेज निकल रही है, रेज निकलती है ना, वैसे लिखता है, तो इसको एस्टर रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट फाइबर से एस्टर रेज जो होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट फाइबर से बनाते हैं, ये बात ध्यान रख लेना बस। लॉन्ग फाइबर से जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, ये अपने पास सेंट्रियोल है। ठीक है, अब वो यहाँ पर 1 मिनट रुकना बचा ना। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ तो बताने भूल गई मैं आपको, है ना। हाँ अब मैं बना ही देती हूँ ना। 1 मिनट, डायग्राम पे मत जाना, तुम भावनाओं को समझना बस। हाँ ठीक है, समझ गए। डायग्राम को मत देखो, तुम हंसना मत, बस सिर्फ मेरी भावनाओं को समझो जो मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम। अब दोनों में फ़र्क दिख रहा है, हाँ मैम बहुत ज़्यादा, अरे बहुत फ़र्क है। तो ये है अपने पास मेटाफेज। ठीक है, तो ये है मेटाफेज। अब कहाँ एंटर करेगी मेटाफेज, अब सुनो मेटाफेज और इसमें, अच्छा मैं रेज निकाल दूँ यहाँ से, इसके उजड़ा चमन बना दूँ। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, अगर यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पर क्रोमोसोम जुड़ तो गए हैं लेकिन फिमली नहीं जुड़े। फिमली का क्या मतलब होता है, अच्छे से नहीं जुड़े हैं। क्यों, अगर अच्छे से जुड़े होते तो ये एक प्लेन में होते, प्लेन मतलब एक इक्वल में होते, लेकिन है ही नहीं यहाँ पर। एक कहाँ जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है। ठीक है, मेटाफेज क्या करता है, इनको अच्छे से, अब पता है क्या करेगा मेटाफेज, क्या करेगा मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर को किस तरीके से ऑर्डर देगा। अगर मुझे इन क्रोमोसोम्स को एक प्लेन में लेकर आना है जिसको अपन इक्वाटोरियल प्लेन बोलते हैं। मेटाफेज की खास बात क्या होती है बच्चा, ऑल क्रोमोसोम्स आर लाई ऐसे लिखते हैं,
सही कहला, हाँ, लाई एन इक्वेटोरियल प्लेन, और मैंने इंग्लिश लिख ली, इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करते हैं। अब इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ये इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें लाने के लिए अब इसने काम कैसे करा होगा वो सुनो, मैं लिखूंगी नहीं, बता रही हूँ। इसने इन स्पिंडल फाइबर को बोला होगा भाई अपनी रस्सियों को सही बांधो, सही बांधो मतलब सुनो, मतलब ये बिल्कुल सही है, ये बोलेगा ठीक है तू रहने दे, ये बोलेगा भाई तू अपने आप को इधर खींच, तो ये बीच में आएगा, तो ये यहाँ से खिंचवाएगा, ये बोलेगा तू इधर खींच, ये बोलेगा तू इधर खींच। समझ गए बात को किस तरीके से होता है, इन तरीके बातें चलती हैं इनके बीच में, तुम समझो। तो कुछ इस तरीके से मेटाफेज में काम होता है, तब जाके ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आते हैं। तो यही तो एक की फीचर है मेटाफेज का कि ऑल क्रोमोसोम्स आर इक्वेटोरियल प्लेन में। कौन से फेज में आते हैं, मेटाफेज में ही तो आते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं, टाइटली, अब जाके टाइटली अटैच्ड होते हैं पूरी तरह से, है ना, टाइटली अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर किसके साथ, क्रोमोसोम्स के साथ। किसमें, मेटाफेज में। अरे भाई अटैच तो ये प्रोफेज में भी हो गए थे बच्चा, लेकिन फ़र्क क्या था, फ़र्क ये था कि उसमें ये ढंग से अटैच नहीं हुए थे, अटैच हो गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब ये पूरी तरह से टाइटली अटैच है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो मुझे, ये तो था नॉर्मल, अब कुछ टर्म्स है, बोले मैम इतना ईजी तो आप छोड़ोगे नहीं। हाँ देखो देखो सुनो, कुछ लॉन्ग फाइबर्स ऐसे होते हैं जो बिना क्रोमोसोम के अटैच्ड हुए एक पोल से दूसरे पोल तक ऐसे जुड़ते हैं। प्लीज़ इसको रिमेंबर करेंगे इस बात को, क्या बोला मैंने, कुछ लॉन्ग एस्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ लॉन्ग फाइबर स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होते हैं बच्चा जो क्रोमोसोम्स के साथ नहीं जुड़ते हैं, लेकिन वो दोनों पोलों के बीच में एक डंडा लेके खड़े रहते हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो दो तरीके के लॉन्ग फाइबर्स हो गए, एक वो लॉन्ग फाइबर्स जिसने क्रोमोसोम के बीच में जोड़ा है, और एक वो लॉन्ग फाइबर्स जिनके क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से काम मतलब रख रहे हैं बस। तो अब इनका नामकरण भी करेंगे, हाँ मैम नामकरण तो करना जरूरी है। इन फाइबर्स को जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होते हैं, इन फाइबर्स को बोलते हैं कंटिन्यूस फाइबर्स, और इसके साथ साथ इन्हें बोलते हैं इंटर पोलर फाइबर, इंटरपोलर फाइबर। अब क्या मतलब है मैं बताती हूँ, क्यों बोला इसको मैंने कंटिन्यूस, इसका रीज़न बता दूँ, पहले मैं इसका भी नाम लिख दूँ। और वो फाइबर्स, वो लॉन्ग फाइबर्स में एक मैं डार्क कर दूँ, और वो लॉन्ग फाइबर्स जो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम के साथ जुड़े हैं, यानी ये वाले इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, डिसकंटिन्यूस फाइबर्स बोलते हैं। तो हम इसको दो नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इनको अपन, इनको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर भी बोलते हैं, इसको क्रोमोसोमल फाइबर बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं, और क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूस मैम, अरे सुन लो ध्यान से, देखो बच्चा एक बात बताओ, तुम थोड़ा सोचो। डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है जो कंप्लीट नहीं हो, वो कभी ना कभी जाके टूटेगा, धोखा देगा वो कभी ना कभी। अभी तो आपको लग रहा है हाँ सही है, लेकिन जब एनाफेज में जब भी ब्रेक होगा तो ये वाला तो ऊपर निकल लेगा, ये वाला यहाँ निकल लेगा, तो क्या ये दोनों साथ में रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। तो ये वाले फाइबर्स तो हो जाएंगे डिसकंटिन्यूस, लेकिन बच्चा ये फाइबर्स रहेंगे कंटिन्यूस। तो इन फाइबर्स को बोलते इनकंटिन्यूस। और इंटरपोलर क्यों बोला, क्योंकि दो पोल के बीच में, इसलिए इसको इंटरपोलर फाइबर्स बोलते हैं और कंटिन्यूस फाइबर्स बोलते हैं इन वाले फाइबर्स को, और इन फाइबर्स को बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि क्या डिसकंटिन्यूस फाइबर्स कहाँ होते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा गौर करना बच्चा ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा स्टार मार्क करके थोड़ा गौर कर लेना, ठीक है। चलो तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मेशन किस में होता है, मेटाफेज में। तो मैं लिखूंगी नहीं, ये बात मैंने आपको बता। तो मेटाफेज में आपको ये फाइबर्स भी कंप्लीटली दिखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा फेज आएगा, एनाफेज में, तो आपको पता है। अच्छा हाँ, ये बात आपको समझ में आ गया। तो मतलब अब मेटाफेज, अब याद करो मेटाफेज के लिए मैंने एक बात बताई थी, चेक पॉइंट, याद है, चेक पॉइंट नंबर 3 कि भाई यहाँ पर क्या चेक पॉइंट था कि भाई स्पिंडल फाइबर्स के साथ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकॉल के क्रोमोसोम के साथ अच्छे से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, बात करी थी अपन ने। मैं डायग्राम बताऊंगी इसका, तो मैं एक काम करती हूँ, डायग्राम बना दूँ यहाँ पर, लो एक डायग्राम बना देती हूँ, है ना। ये था, ठीक है, यहाँ से टूटा, ये देखो कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिला, है ना, ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये अब ये काइनेटोकोर है, अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके हैं, अब ये रेडी है टूटने के लिए है, अभी रेडी है, अभी भी ये 4C ही है बच्चों, अभी भी 4C ही है। एनाफेज के बाद ये 2C हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सब घूम फिर के आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, तो इसको हटा दूँ मैं अब, है ना।
तो ये बात ध्यान रखना, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो ये मेटाफेज में क्या क्या रामायण हुई देखने को मिले, इक्वेटोरियल प्लेन, अटैचमेंट पूरी कंप्लीटली अच्छे से टाइटली, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ फाइबर्स देखने को मिले, वो मैंने आपको बताया। अब अपन बात करेंगे किसकी, एनाफेज की। एनाफेज में इसी में बता देती हूँ मैं आपको। अब क्या होगा एनाफेज में, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में आपके पास ये अपने पास सेल है, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा पहले बता देती हूँ ना, देखो ये तो था सेंट्रियोल, डायग्राम बना देती हूँ, एक मिनट रुको, फटाफट डायग्राम बना देती हूँ। एक मिनट बच्चों, और ठीक है, अब ठीक है। तो मैं डायग्राम में मत जाना, मैं डायग्राम ऐसे ही बनाती हूँ रोते रोते, आगे समझ में। हाँ, तो एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में एक्चुअल जो उसके लिए जाना, एनाफेज किसके लिए जाना चाहता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, यही होता है एनाफेज में। तो एनाफेज में यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। जो अपने पास नॉर्मल अपने पास डायग्राम था, इसको हटा दो बच्चा, 2 मिनट है ना, मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, सबसे पहले एनाफेज के अंदर भी आपको क्रोमोसोमल फाइबर देखने को मिलेंगे, लेकिन वो डिसकंटिन्यूस हो गए, तो उसको ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा, तो इसमें भी देखने को मिलेगा। अब अपन काम की बात करते हैं, ये है अपने पास एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में सबसे पहले क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, किसकी, क्रोमोसोम्स की, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। हो गई, ये देखो हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना। ये 2 थे अपने पास, ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए थे, ये यहाँ से ये ऐसा, ये ऐसे पुल करा, ठीक है। अब पुल करेंगे, अब मेरी बात सुनो, अब है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब बच्चा क्या होता है, मैं आपको एक बात और बताऊँ, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, अब थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समझना। देखो ये अपने पास ये था, ये अपने पास कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम था एट द एंड ऑफ मेटाफेज, ये अच्छे से जुड़ चुका था, ठीक है, स्प्लिटिंग नहीं हुई है, ध्यान से सुनो। पता क्या होता है, जब एनाफेज क्या करता है, जब अब ये यहाँ से खींचेंगे, अब ये जब खींचेंगे तभी तो ये एक दूसरे को, अब ये यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से फोर्स लगाएगा, तो फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होता है, ये यूँ थे, अब यहाँ से एक फोर्स, मैं यहाँ से यूँ खींचूंगी, मैं यहाँ से खींचूंगी, तो जब ये चीज़ें टूटेंगी नहीं कि, हाँ बिल्कुल टूटेगी, लेकिन बच्चा इसके साथ साथ एक और फाइबर जनरेट होता है, और वो कौन बनाता है, सेंट्रोमियर बनाता है, वो बनाता है यहाँ ये। तो यहाँ ये सेंट्रोमियर था ना, ये सेंट्रोमियर, याद है सेंट्रोमियर, ये एक फाइबर, एक टेम्पररी फाइबर का फॉर्मेशन करता है ना, और इसको मैं अलग पेन से बना रही हूँ, जिसका नाम है इंटरजोनल फाइबर। क्या नाम है इसका, इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स ऑलरेडी ओनली इज अपीयर इन एनाफेज, और इसी फेज यानी ये क्या करता है, एक तो ये है ना, और स्पिंडल फाइबर, ये दोनों मिलकर स्पिंडल फाइबर, ये दोनों मिलके स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम करते हैं। यानी यही अकेला नहीं करता स्पिंडल फाइबर, भाई ये तो खींच रहा है जो खींच रहा है, इसके साथ साथ सेंट्रोमियर एक और टेम्पररी फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम है इंटरजोनल फाइबर, जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर के फॉर्मेशन से बनता है, और उन दोनों के बीच में यानी 2 सेंट्रोमियर के, अरे ऑब्वियसली बात है, अब ये सेल ऐसे कुछ ऐसे दिखेगी आपको, ये डिवाइड हो गई, ये सेंट्रोमियर है ना, ये दूसरी सेल, ये दूसरा क्रोमोसोम, और दोनों के बीच में ये एक डंडा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इंटरजोनल क्रोमोसोम था, दोनों ने इसको डिवाइड कर दिया, और यहीं पर ही आपका सेंट्रोमियर भी डिवाइड हुआ। तो ये है एक की पॉइंट कि सेंट्रोमियर जो डिवाइड होता है वो कहाँ होता है, एनाफेज में होता है। बच्चा आपको ये पता है अच्छे से, मैं वापस बताती हूँ, मैं लिखूंगी ना, मैं समझाऊंगी, देखो समझो, यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये कहाँ एंटर करेगी, एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है आपको सबको पता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल फाइबर नहीं करवाते बच्चा, स्पिंडल फाइबर के साथ साथ जब ये डिवाइड होने लगती है, जब ये अपने को खींच रहा होता है, तो सेंट्रोमियर टूटेगा, और ऑब्वियसली बात है ये सेंट्रोमियर भी तो टूटेगा,
जब तो ये डिवाइड होगा। अब सेंट्रोमियर नहीं टूटा था, सभी में अपन ने देखा था सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा था, क्रोमोसोम स्प्लिट करा था, बट सेंट्रोमियर ने स्प्लिट नहीं करा था। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर भी स्प्लिट करेगा, किसके अंदर, एनाफेज में। जब स्प्लिट करेगा तो ये भी एक टेम्पररी फाइबर बनाएगा जिसका नाम है इंटरजोनल फाइबर। वो फाइबर भी अपने आप को खींचेगा मतलब ये भी दम लगाएगा कि भाई हाँ ठीक है, मैं भी तेरे को मदद कर रहा हूँ इस क्रोमोसोम को स्प्लिट करने में। तो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर दो चीज़ों से हो रहा है, एक तो स्पिंडल फाइबर ने भी करा, इसके साथ साथ सेंट्रोमियर ने इंटरजोनल फाइबर्स बना के भी करवाया। तो दोनों बातें आ गई यहाँ पर समझ में। तो यहाँ पर काम की बात क्या याद रखनी है कि सेंट्रोमियर का डिवीजन जो होता है वो एनाफेज सब फेज में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एनाफेज। क्या रखना है, एनाफेज ध्यान रखना है। तो एनाफेज में क्या हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। मेरी कोशिश रही होगी कि मैंने आपको, पूरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताने की कोशिश करी बच्चा, आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ये आपको आता था, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होता है, एनाफेज में होता है, आपको सबको ध्यान है। बट ये जो 2 पॉइंट्स बताना चाह रही, तो सेंट्रोमियर डिवाइड और इंटरजोनल, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। तो ये भी यहाँ से खींचेगा, ये भी यहाँ से फोर्स लगाएगा, तब जाके क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाता है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रोजोम नहीं, सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ होता है, एनाफेज में होता है। ये है एक की पॉइंट। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ, इन सभी यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, अगर कोई चीज़ फोर्स लगा रही है तो वहाँ पर चाहिए मुझे एनर्जी। तो एनाफेज में यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है 30 ATP पर क्रोमोसोम, यानी हर एक क्रोमोसोम के लिए आपको 30 ATP खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके वो 2 क्रोमेटिड में सेपरेट होगा। समझ में आया। तो ध्यान रखना, ये मैं लिख देती हूँ कि एनाफेज में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। वैसे तो यूटिलाइजेशन सभी जगह होता है, लेकिन दिखता यहाँ है, ठीक है ना। तो 30 ATP पर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के लिए आपको 30 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड में स्प्लिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत होशियार हो वैसे, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या क्या बात करी, तो मैंने आपको चीज़ समझाई है ना। तो एनाफेज में क्या क्या हुई बात में। अब अपना लास्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में इतना कुछ नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो टीलोफेज कुछ भी नहीं है। टीलोफेज इज द अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज, उसमें कुछ नहीं होगा। प्रोफेज में जो हो रहा था वो सब उल्टा कर देना टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होगा, अभी बात कर लेते हैं उसकी, थोड़ी छोटा से ज़्यादा बढ़ानी, ठीक है। आया समझ में। मेरा काम था ये पॉइंट समझाना। तो इस तरीके से अब बताओ, क्या यहाँ पर DNA टूट गया, DNA पहले 4C था, क्या यहाँ पर 2C बन गया, 2C इसके पास है, 2C इसके पास है। क्रोमोसोम 2n था, वो भी इसके बाद 2n है। तो बताओ इक्वल डिवीजन होता जा रहा है नहीं जा रहा है। मियोसिस को छोड़ देना, अभी दिमाग मत लगाना ज़्यादा, मैं सिर्फ माइटोसिस की बात कर रही हूँ। तो एट द एंड ऑफ माइटोसिस अपन को 2n 2C 2n 2C मिलेगा। मैं आपको ये 10 बार नहीं 100 बार बता चुकी हूँ। चलो अब अपन आगे बात करते हैं टीलोफेज। एक बार देख लो इसको, फिर एंड करते हैं इसका, ठीक है। हाँ हटाओ, चलो हटा दें इसको। तो सबसे पहले तो टीलोफेज की बात करेंगे। तो टीलोफेज के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, इज द अपोजिट फेज ऑफ व्हाट अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भाई, हाँ जो एक आपके क्वेश्चन आता है SM कि एनाफेज के अंदर ही आपको ना शेप, क्रोमोसोम की शेप एक्चुअली में देखने को मिलते हैं, है ना। तो आपको शेप एंड साइज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एनाफेज में। अब ध्यान है ना, वो अपने K, J, V और I पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा था ना अपन ने, सब मेटासेंट्रिक, सब वो डिपेंड करता है कि सेंट्रोमियर कहाँ जुड़ा है, मैं वो नहीं बता रही, बट मैं आपको बता रही हूँ कि शेप कहाँ देखने को मिलता है, आपको एनाफेज में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो, अरे ऑब्वियसली बात है, इसमें जब ये टूटेगा तभी तो वो अलग अलग शेप बना के निकलेगा, ठीक है ना। चलो अब एंड है अपना टीलोफेज। टीलोफेज अपोजिट है किसका, प्रोफेज का। तो जो आपके टीलोफेज में हो रहा था, टीलोफेज में आपके कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, सेंट्रोमियर जो होंगे साइड में आ जाएंगे, वापस से मेम्ब्रेन आने लग जाएगी, तो कंडेंस रिकंडेंस होंगे ये, है ना। जो चीज़ें उल्टी हो रही थी, तो अपने पास जो एंड ऑफ द रिजल्ट था वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगा। तो एक सेल में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर केरोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये अपने पास केरोकाइनेसिस। अब अपना मेन पॉइंट हट गया, अब आता है आपको इसके बाद का, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जो मेन चीज़ मुझे समझानी थी वो समझा दिया मैंने, ठीक है। ये अपने पास केरोकाइनेसिस है। तो टीलोफेज में क्या क्या होगा, उल्टा कर देना पूरा का पूरा, जो मेम्ब्रेन होगी वापस से अपीयर्स होने लग जाएंगी,
है ना। सेंट्रियोल जो होगा वो अपोजिट पोल में अलग अलग जगह पर जाने लग जाएगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन डिसअपेयर हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे क्रोमोसोम से, ध्यान रखना। मैं लिख नहीं रही, इस बात को सुन लो अब आप, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर डिसोसिएट हो जाएंगे, मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगी, ठीक है। और आपको एंड ऑफ द टेलोफेज, एट द एंड ऑफ टेलोफेज आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। एट द एंड, और हर एक के पास एक सेंट्रियोल उपस्थित होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ टेलोफेज आपको एक डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलेगी, एक सेल में 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो पूछा जाता है डाइकैरियोन स्टेज आपको किस कैरियोकिनेसिस किस सब फेज में देखने को मिलती है, टेलोफेज में। समझ गए ना बात को, भावनाओं को समझो, ठीक है। मैं लिख नहीं रही, समझ गए ना इस बात को, भाई इसका उल्टा है, मैं इस बात को नहीं लिख रही, ठीक है। ठीक है, समझ मैम, जो नहीं आ रहा उल्टा है बच्चा, आप समझ जाओ, मेरे को जो मेन है वो समझाने दो, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है बच्चा, देखो साइटोकाइनेसिस वाला टॉपिक में मियोसिस में समझाऊंगी कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसा होता है, प्लांट सेल में कैसा होता है, वो अपना मियोसिस वाला टॉपिक है, इसलिए मुझे समझा। अभी तो समझ लो एनिमल सेल में है तो नॉर्मली अब क्या होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, तो ये ऐसा कुछ हो गया अपनी सेल, ये देखो ऐसा होगा, कंस्ट्रक्ट करेगी और ये 2 डॉटर सेल में बदल जाएगा। अब एनिमल सेल में कैसा हो, दिमाग मत लगाना, मैम ने डायरेक्ट बता दिया। अरे मैं फिर बोल रही हूँ मियोसिस में समझाऊंगी, फिर तुम अपनी बुद्धि मत लगाना, मैं मियोसिस में समझाऊंगी 10 बार बोल रही हूँ कि भाई एनिमल सेल में कैसा होता है और प्लांट सेल में। जब कंप्लीट हो जाएगा ना मियोसिस वाला तब बताऊंगी ये वाला पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो, तो अपन इसको देखते हैं। क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, यहाँ से आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो पूछ लेते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम ये तो तुम तुम्हारी बुद्धि में रखो ही रखो, कुछ मत रखो तो। चलो, तो ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मुझे माइटोसिस के बारे में आपको कुछ टर्म्स बताने हैं। ये मैं आपको देखो अभी मैं सिग्निफिकेंस बता देती हूँ, कुछ जैसे टर्म्स बताने, जैसे कैंसर सेल्स में क्या होता है वगैरह वगैरह। तो मैं भी आपको एक पॉइंट बताऊँगी, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। देखो सिग्निफिकेंस का मतलब क्यों ज़रूरी है, क्या मतलब है अपनी सेल में कराने के लिए, तो मेरी बात सुनो। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊँगा, बोलूँगी मैम आपने ये तो बताया नहीं कहाँ कहाँ होता है। अरे तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं। देखो सबसे पहली बात, माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल्स, पहली बात तो। लेकिन क्या ये लाइन पूरी तरह से सही है? नहीं, क्योंकि बच्चा थोड़ा अगर बुद्धि लगाओ, जर्मिनल सेल्स में भी माइटोसिस होता है। अब आप बोलोगे मैम जर्मिनल सेल्स तो गैमेट्स बनाती है और गैमेट्स तो हैप्लॉइड्स होते हैं, तो उसमें तो मियोसिस होना चाहिए। अरे तुम थोड़ा सोचो, पहली बात तो मैं लिख दूँ, है ना। पहला तो ये कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, इसके साथ साथ जर्मिनल सेल में भी होगा। जर्मिनल सेल्स में कब होगा? ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज। याद करो, जब स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होता है तो वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन, जिसमें वो मल्टीप्लाई करती है बाय माइटोसिस करके, क्योंकि मैचुरेशन के समय ही मियोसिस होता है। तो भाई मल्टीप्लिकेशन कर रही है तो क्या उस समय माइटोसिस नहीं हो रहा है क्या? सेल का क्रोमोसोम तो उस दिन सेम है, जर्मिनल सेल में होता है ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज, ये बात याद रखना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो सोमैटिक सेल कौन सी? अरे सोमैटिक बोलेंगे हम, सोमैटिक अपनी बॉडी की हर एक वो सेल जो गैमेट नहीं बनाती है, ठीक है। अपने बाल, नाक, कान, नाक जो भी है, हर एक सेल सोमैटिक सेल कहलाती है, बस वो गैमेट नहीं बनाती हो, ठीक है। वो हर एक सेल जो गैमेट नहीं बनाती है वो माइटोसिस डिवीजन करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और बात और सुनो, माइटोसिस अकर्स इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। लो एक और बात और सुनो कि माइटोसिस हैप्लॉइड के साथ साथ डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। अब डिप्लॉइड का आपको पता था, हैप्लॉइड, अरे बच्चा देखो मुझे क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है, तो मुझे एन का एन भी तो रख सकती हूँ और 2n का 2n भी रख सकती हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मियोसिस जो होगा ना वो सिर्फ इसमें होगा, क्योंकि n/2 आप कभी नहीं पढ़ते हो, n/2 कभी नहीं पढ़ते हो। मियोसिस डज नॉट अकर इन हैप्लॉइड सेल्स, ओनली अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स और ओनली अकर इन जर्मिनल सेल्स ऑल्सो, ठीक है। खैर अपन मियोसिस में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस देखो, तो ये ग्रोथ करवाता है सेल्स की, ऑब्वियसली बात है बच्चा, अपनी जितनी भी ग्रोथ हो रही है ये सारी की सारी क्या होती है, ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ के साथ साथ रीजनरेशन में मदद करता है अपनी सेल की, अपने ऑर्गन्स की। ये आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स से इसको पढ़ लेना बच्चा। अब मेरी बात और सुनो,
लोअर यूकैरियोट्स, ध्यान सुनना, लोअर यूकैरियोट्स और सम प्रोकैरियोट्स में ये डिवीजन, या फिर अगर नॉर्मली अगर मैं बोलना चाहूँ यही डिवीजन, या फिर ऐसा बोलना चाहो तो यूकैरियोट्स ही बोल दो कि लोअर यूकैरियोट्स में ये डिवीजन उनका एक रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। बच्चा देखो, याद होगा रिप्रोडक्शन वही होता है जो मल्टीप्लाई करता है, आपको पता है मल्टीप्लाई करके पॉपुलेशन को बढ़ानी पड़ती है, तो सेल डिवाइड करके ही तो बनती है पॉपुलेशन, बात तो एक ही है। खैर अलग अलग तरीका होता है रिप्रोडक्शन का, मैं बोल रही हूँ कि लोअर यूकैरियोट्स में ये डिवीजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कहलाता है, यानी रिप्रोडक्शन का पार्ट कहलाता है, और वो असेक्सुअल ही होता है, क्योंकि सेक्सुअल तो आपको पता है कि गैमेट बनते वगैरह वगैरह रामायण है। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, ये ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ ऑफ द सेल करवाता है, बॉडी की ग्रोथ करवाता है, इसके साथ रिजनरेशन पावर बढ़ाता है, वो तो पता है आपको। उसके साथ साथ बच्चा मैं बोल रही हूँ कि लोअर यूकैरियोट्स में ये रिप्रोडक्शन का साधन है, कि लोअर यूकैरियोट्स में तो तामझाम नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट माइटोसिस करके, मैं माइटोसिस बोलती हूँ, माइटोसिस यूकैरियोट्स में होता है, तो लोग जैसे ईस्ट हो गए, प्रोटोजोआस हो गए, उसमें रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है कि डायरेक्ट रिप्रोडक्शन करते 1 से 2 सेल्स बन जाती, ठीक है। दूसरा, और सुनते जाओ, अगर मैं अपनी बात करूँ या अपने एनिमल सेल्स की बात करूँ, तो एनिमल सेल के अंदर ये प्लांट सेल में माइटोसिस एक तरीके का असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, ये बात आपको ध्यान है। अगर मैं अपनी बात करूँ, वैसे तो याद होगा, अगर वैसे तो मैं अभी अपना चैप्टर आया नहीं है, फिर भी अगर सुन लेते हैं कि प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, दोनों में ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नॉर्मली अपन ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तभी पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन अगर एक बात अगर सोचें तो अपने अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही है, हालांकि इतना डेवलप नहीं है जितना सेक्सुअल में होता है, लेकिन है तो रिप्रोडक्शन ही। भाई सेल का पॉपुलेशन ही तो बढ़ रहा है, नंबर ही तो बढ़ रहा है, मुझे क्या बनानी है, पॉपुलेशन को बढ़ानी है, किस तरह से नंबर से बढ़ा के बनाऊँ। तो अपने अंदर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह कहलाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे, ठीक है। ये पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, इसको आप पढ़ लेना, ये लिखने का पॉइंट नहीं था, बोलने था, समझ गए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो अब 2-3 पॉइंट्स है वो मैं आपको मियोसिस के जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको एक छोटा सा बिल्कुल आधे घंटे का लेक्चर लेके मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी माइटोसिस के लिए, कैंसर सेल्स के लिए और मियोसिस से जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के कुछ तामझाम बताऊंगी, तो वो तब बताऊंगी जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम वो मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं, बताऊंगी सब बच्चा, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो कंपैरिजन करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहो अच्छे से, टेंशन नहीं लो, मस्त होकर पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू।